हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम जो क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो ओरिजिन था उससे रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसकी क्या कमियां रह गई थी कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ी। अब उसी सीरीज में आगे चलते हुए सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू उसका रिजल्ट चेक करेंगे और फिर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू उसका रिजल्ट चेक करेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने से पहले हम थर्मल रेडिएशन की बात करेंगे, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक प्रकार का थर्मल रेडिएशन ही होता है। तो थर्मल रेडिएशन क्या होता है? थर्मल रेडिएशन का मीनिंग यहां पे ये है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो रेडिएशन को एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। और वो जो रेडिएशन है जो उसके टेम्परेचर के कारण एमिट होता है, उत्सर्जित होता है, उसको क्या कहा जाता है? थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। तापीय विकिरण कहा जाता है। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेडिएशन एमिटेड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर बी नोन एज थर्मल रेडिएशन। मतलब आप जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलता है उसको थर्मल रेडिएशन कहते हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज, रेडिएशन है तो उसकी वेवलेंथ रेंज हमें डिस्कस करनी होगी। इसकी वेवलेंथ रेंज जो होती है, जो अपना दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, उसका जो लास्ट वाला जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मतलब रेड जो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे लेकर रेड लाइट से लेकर आपके पास इंफ्रारेड रीजन तक होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो आपके पास 7000 एंगस्ट्रम से लेकर 50 माइक्रोमीटर होती है। 7000 एंगस्ट्रम से लेकर कहां तक होती है? 50 माइक्रोमीटर तक होती है। मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड कलर से लेकर इंफ्रारेड तक आपके पास पाई जाती है। अगर हम बात करें तो देखिए, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, अगर आपका जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग मतलब परिवेश से ज्यादा है, तो निश्चित और सीधी सी बात है कि सराउंडिंग को बॉडी है वो तब तक हीट ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। मतलब बॉडी सराउंडिंग्स को टेम्परेचर देता रहेगा, कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। तो आपके पास इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो बॉडी है वो रेडिएशन एमिट करेगा। कब तक? जब तक कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए। और ये जो कंडीशन है इसको बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन है उसको तापीय साम्यावस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम, या क्या बोला जाता है? तापीय साम्यावस्था बोला जाता है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की। नॉर्मल टेम्परेचर में कोई ऑब्जेक्ट अगर थर्मल रेडिएशन प्रोवाइड करता है तो वो ऑब्जेक्ट खुद पे जो उस पे प्रकाश, उसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, उसके खुद से जो रिफ्लेक्ट लाइट होती है उसकी वजह से दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उससे खुद से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से आपको दिखाई देता है। ये तो बात हो गई नॉर्मल टेम्परेचर की, सामान्य ताप की। लेकिन अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर्स की, अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर्स की, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनको आप अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में भी देख सकते हैं। मतलब वो खुद प्रकाश आपको उनके खुद की वजह से प्रकाश आपको दिखाई देता है, वो दिखाई देते हैं डार्क रूम के अंदर भी। और ऐसी जो स्थिति आ जाती है उसको बोलते हैं स्वतः दीप्तिमान। क्या कहा जाता है उसको? स्वतः दीप्तिमान कहा जाता है। स्वतः दीप्तिमान, सेल्फ इल्यूमिनस कहा जाता है, सेल्फ इल्यूमिनस कहा जाता है इनको। तो ये आपके पास सेल्फ इल्यूमिनेशन होते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर अगर उनका हो जाए तो आप उनको अंधेरे कमरे में भी देख सकते हैं। और ये जो आपका जो नेचर है, ये जो कंडीशन है, उसको स्वतः दीप्तिमान या सेल्फ इल्यूमिनस कहा जाता है। तो थर्मल रेडिएशन का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर टेम्परेचर की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन
एमिट कर रहा है तो वो रेडिएशन कौन सा बोला जाएगा? थर्मल रेडिएशन बोला जाएगा। बॉडी या कर्षणिका क्या होती है? ब्लैक बॉडी या कर्षणिका के बारे में बात करेंगे, फिर इसका जो रेडिएशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसकी बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से आता है। ब्लैक बॉडी एक आपके पास आइडियल ऑब्जेक्ट होता है, किस तरीके का? तो मैं लिख देता हूं, एन आइडियल ब्लैक बॉडी, एन आइडियलाइज्ड ब्लैक बॉडी, आइडियलाइज्ड ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट absorb all the radiation incident on it whatever may be wavelength और frequency एंड इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये एक ऐसा आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट होता है तो वो उस इंसिडेंट रेडिएशन को कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तरंगदैर्ध्य कुछ भी हो, और आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी की सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इसमें पारगमन या परावर्तन नहीं होता। देयर विल नॉट बी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन नहीं होता है, पारगमन या परावर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी का जो आपके पास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, अवशोषण गुणांक है, वो 1 होता है। तो द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1, मतलब एक ही वैल्यू 1 होती है। यहां पे अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ब्लैक बॉडी का क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेडिएशन एमिट होगी, इंसिडेंट होगी, उसको कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और इसके किरचॉफ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ ने यह बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना अच्छा अब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा एमिटर होता है। मतलब जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा। मतलब अगर आपके पास इसका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A इक्वल टू 1 है तो इसका एमिशन कोफिशिएंट भी 1 होगा। कहने का मतलब यह हो गया, अगर इसने सारा का सारा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लिया तो किसी टेम्परेचर पे ये उतना का उतना रेडिएशन एमिट भी कर सकता है, ये उतना ही अच्छा आपके पास उत्सर्जक होगा। तो ब्लैक बॉडी के बारे में ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें कि फिजिकली हम ब्लैक बॉडी को कैसे डिस्कस करें। फिजिकल वास्तव में ब्लैक बॉडी होता क्या है, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट बोल दिया, लेकिन हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी किस तरीके का होता है उसकी बात करेंगे। हम बात करें ब्लैक बॉडी की फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, तो देखिए आपके पास ब्लैक बॉडी रियल में क्या होता है, ये आपके पास एक कोटर या गुफा जैसा होता है। तो देखिए क्या होगा, आपके पास एक कैविटी होगी, ये आपके पास कैविटी है, ये कैविटी बाहर के सराउंडिंग से एक छिद्र द्वारा जुड़ी होती है, एक अपर्चर, ये मान लिया हमने कि ये जो छिद्र है इससे ये बाहर के सराउंडिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, कैविटी होती है, कोटर या गुफा होती है जो बाहर के सराउंडिंग से एक छिद्र द्वारा जुड़ी होती है। जब कोई रेडिएशन इस छिद्र के माध्यम से इसके अंदर एंटर होता है, इस अपर्चर के माध्यम से इसके अंदर एंटर होता है, तो क्या होता है, इसके कैविटी के जो इंटरनल सरफेस से टकरा के इसका कुछ रेडिएशन की कुछ एनर्जी तो क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां से अब्जॉर्ब हुआ, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, फिर ये इस सरफेस पे आके भी यही होगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब, फिर क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर टकराएगा, ऐसे ही फिर कुछ अब्जॉर्ब होगा। ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में ये सारा का सारा रेडिएशन को क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी इसके अंदर। इस अब्जॉर्प्शन को और ज्यादा इफेक्टिव
और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस अब्जॉर्प्शन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसकी जो अंदर की दीवारें हैं, इंटरनल वॉल्स जो हैं, उनको काले रंग का कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उनको ब्लैक कलर का कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक कलर है वो अच्छा अब्जॉर्बर होता है। तो रेडिएशन को और ज्यादा अब्जॉर्व करने के लिए इसके अंदर की दीवारों को क्या कर दिया जाता है? काला कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या कर लेती है? रेडिएशन अब्जॉर्व कर लेती है। अब हम बात करें कि इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है। इसके बाहर से कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक अगर इसको देखता है तो उसको ये वाला हिस्सा तो दिखता नहीं, लेकिन ये जो छिद्र है, जो अपर्चर है, वो उसको एक अंधेरा सा दिखाई देता है, एक ब्लैक होल दिखाई देता है, एक ब्लैक बॉडी दिखाई देता है। कहने का मतलब ये छिद्र है उसको काले रंग का दिखाई देता है, और इस छिद्र को ही ब्लैक बॉडी बोला जाता है, जिसके माध्यम से ये एंटर होता है। तो ये जो छिद्र या अपर्चर है, ये आपके पास क्या है? एक प्रकार का ब्लैक बॉडी है, जिससे जो एंटर होने वाले जो रेडिएशन थे इसने कंप्लीटली अब्जॉर्व कर लिए। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर पे जब ये रेडिएशन आपको दिखाई देता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देता है, इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। कहने का मतलब अवरक्त भाग में पाया जाता है। अवरक्त भाग दृश्य भाग से अलग होता है। इसका मतलब हमारे विजिबल रीजन में नहीं होने की वजह से यह दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ, दिखाई नहीं देने का मतलब अंधेरा दिखाई देना, तो ब्लैक कलर का जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन में आपके पास ये अवेलेबल होता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी बोला जाता है, काले रंग का बोला जाता है, अंधेरा दिखाई देने की वजह से। तो ये जो होल है, ये जो छिद्र है, ये जो अपर्चर है, ये आपके पास ब्लैक बॉडी का काम करता है। मैंने कहा ये एक अच्छा अब्जॉर्बर है। इस होल से जो भी आई आपके पास, इसने सभी की सारी रेडिएशन को इसके अंदर अब्जॉर्व कर लिया। अब हम बात करें, मैंने कहा था जो अच्छा अब्जॉर्बर होगा वो उतनी ही अच्छी से एमिट करेगा रेडिएशन को। अगर आप किसी टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं, आप इसको कोई टेम्परेचर T प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर T पे क्या होगा? जितनी रेडिएशन इसने अब्जॉर्व की थी वो क्या होगी? बाहर निकलनी शुरू होगी, और ये पूरा का पूरा जो कैविटी है वो क्या हो जाएगा? रेडिएशन से भर जाएगा टेम्परेचर पे। और फिर इस होल के थ्रू, इस कैविटी, इस अपर्चर के थ्रू ही वो रेडिएशन बाहर एमिट होने लगेगी, और उस एमिटेड रेडिएशन को क्या बोला जाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए, मैंने बताया आपको, पीछे टॉपिक में हमने डिस्कस किया, अगर किसी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है तो उसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक प्रकार का कौन सा रेडिएशन है? थर्मल रेडिएशन ही है। मतलब टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वही है। ये चीज समझ में आ गई। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात ये हो गई। अब हम ये बात करें इसमें, अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये काफी लंबी वेवलेंथ की रेंज में मिलेगा आपको, तो इसकी वेवलेंथ रेंज काफी फैली हुई होगी। इसके लिए हमें इसका स्पेक्ट्रम डिस्कस करना पड़ेगा, जो आपको इसके वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको बताएगा, बढ़ते या घटते क्रम में आपको इसके बारे में बताएगा। तो अगर हम इस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, रेडिएशन के लिए एनर्जी को हम वेवलेंथ के घटते या बढ़ते क्रम में डिस्कस करें, तो वो जो बोला जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और, जो रेडिएशन आपको बाहर निकला है उसकी जो एनर्जी है, अब एमिट हो रहा है रेडिएशन, तो उसकी जो हम पावर है उसको बोलेंगे एमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन क्षमता भी बोलते हैं और इसको उत्सर्जकता भी बोलते हैं, उत्सर्जकता भी कहा जाता है। तो हम इस उत्सर्जकता के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम एमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम एमिसिव पावर जो है उसके रेस्पेक्ट में, एमिसिव पावर को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, इस यू का अगर हम लेमडा के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाएं तो वो तो होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए भी डिस्कस करें कि अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे ग्राफ चेंज होगा,
तो वो जो ग्राफ है वो हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में किस टेम्परेचर पे कितना होगा, क्यों वेरी कर रहा है, उससे कौन कौन से रूल हम निकालेंगे, सारे स्पेसिफिक पॉइंट है जो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने थर्मल रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो आपके पास नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस किया है। अब हम स्पेक्ट्रम में बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पहले क्लासिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, फिर क्वांटम बिहेवियर है जो प्लांक ने बताया था वो सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।